नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले एक्सिस बैंक स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 1246 रुपए के आसपास यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है, करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर एक हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट पूरी तरह से मंदी के दौर से बाहर निकल चुकी है। एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो फ्राइडे को डीआईआई ने एक बड़ा यहाँ पे गेम खेला, एक बड़े लेवल पे बाइंग करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया ही रूप दे दिया। उन्होंने मंदी के माहौल से निकाल के इस इंडियन स्टॉक मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में यहाँ पे 1350 पॉइंट की जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ हासिल हुई फ्राइडे को, और सेंसेक्स ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और अगर आज सोमवार की बात करें तो सोमवार को सेंसेक्स ने जो पुराना रिकॉर्ड उन्होंने फ्राइडे को बनाया था उसको भी तोड़ के यहाँ पे 84,800 को कवर करके पार करके एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। जो पिछला फ्राइडे को रिकॉर्ड बनाया था वो 84,496 के आसपास बनाया था, लेकिन इस बार सेंसेक्स ने उस रिकॉर्ड को तोड़ के यहाँ पे 84,800 से भी ऊपर की पॉइंट की दर्ज उछाल देके एक जबरदस्त यहाँ पे रिकॉर्ड कायम कर दिया। देखो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट के ना कोई भी 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब भी सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक जबरदस्त उछाल के साथ नए रिकॉर्ड को कायम किया है, तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा है। और इस बार भी कम से कम आपको 80-90% स्टॉक में अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा, या फिर जबरदस्त लेवल का आपको पॉजिटिव मोमेंटम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज कंडीशन ऐसी है कि स्टॉक मार्केट जो लगातार 3 महीने से मंदी का दौर मार्केट में चल रहा था उससे बिल्कुल पूरी तरह से उभर के बाहर आ गया। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी रेड कलर का सिंबल है तो इस हफ्ते से आपको वो रेड कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपने पोर्टफोलियो में पूरी तरह से एक हरियाली छाती हुई नजर आएगी। जनवरी तक मार्केट के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है और काफी ज्यादा स्टॉक्स में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। साथ में अगर बात करें आज की तो आज कम से कम 40 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। साथ में कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट की नियर बाई वैल्यू के आसपास आके खड़े हो गए। बस वहां पे एक माइनर सा डिफरेंस है 10-15 पैसे का, 20-30 पैसे का, या फिर जिस प्राइस स्टॉक का अगर प्राइस ज्यादा है, जिस स्टॉक का प्राइस ज्यादा है तो उस रेंज के हिसाब से मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपए के आसपास है तो वहां पे 1 रुपए, सवा रुपए के आसपास वो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाय आके खड़े हो गए। ठीक है, हालांकि इस हफ्ते में आपको उन स्टॉक्स में भी अपर सर्किट देखने को मिलेगा या जबरदस्त यहाँ पे तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक की यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस ही ऐसी है, इसके पीछे ना 3 फैक्टर यहाँ पे सबसे मेजर 3 फैक्टर है जिनकी वजह से इस स्टॉक के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम है। ठीक है, अगर इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे इसके 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे पूरी तरह से जो है एक तरह से स्टक हो गई कि भाई जो शेयर है वो एक प्राइस रेंज के बीच में फंस गया। जो परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिलनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस यहाँ पे 1 महीने से 2 महीने से हमें देखने को नहीं मिल पा रही। इसके पीछे भी 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर से पहले बात करेंगे, लेकिन इस फैक्टर से पहले मैं एक बात करूंगा कि भाई लास्ट हफ्ते में इस स्टॉक के अंदर जो इतनी ज्यादा गिरावट थी वो क्यों आई। देखो, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एफआईआई। जब से हमारी संसद में बजट आया है तब से लेके अब तक एफआईआई ने 2 सबसे बड़ी 30,000 करोड़ की एक बड़ी बिकवाली की है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने सितंबर मंथ में की है। जो सितंबर में पहली बिकवाली की थी वो 10 सितंबर के आसपास की थी, दूसरी जो बिकवाली थी वो लास्ट वीक में की थी। और यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली एफआईआई अब तक कर चुका। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिली, जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी तो मार्केट में पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ पिछले हफ्ते चलते रहे, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था। ठीक है, लेकिन डीआईआई ने फ्राइडे के आते आते एक जबरदस्त यहाँ पे गेम खेला।
जो कमी मार्केट में एफआईआई की थी उस कमी को तो पूरा किया है क्या, साथ में एक बड़े लेवल पे बाय करके इंडियन स्टॉक मार्केट को महंगाई के दौर से निकाल के उन्होंने एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। साथ में सेंसेक्स ने भी वहां पे एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं पिछले महीने इस स्टॉक के अंदर जो इतनी ज्यादा गिरावट थी या जो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन हो रहा था या जो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्ट्रक थी, उसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजन क्या थे। देखो इसके पीछे का दो जो सबसे बड़े फैक्टर है वो बताता हूँ। इसका जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम यूरोप की मार्केट के बारे में बात करेंगे। यूरोप के मार्केट का जो में लगातार वहां पे फ्लक्चुएशंस के माहौल बने हुए हैं, वहां के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। एक्चुअली वहां पे जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स वहां पे बने हुए हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो वहां पे रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उनके पड़ोसी देशों का आपस में डंडे बज रहे हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्रीज है या फिर बाकी कंट्री है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां के मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही। अगर बात करें वहां के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएससी की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने का दम रखता है। वहां पे लगातार दो सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त को हुआ जॉब रिसेशन को लेके। वहां पे एनवाईएससी के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। देखो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां, वो एनवाईएससी से ही ऑपरेट होती है। ठीक है, तो काफी पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है। तो उसमें जो 5 अगस्त को क्रैश हुआ था वो जॉब रिसेशन की वजह से हुआ था, 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट के जो बड़े दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की है, उसमें कम से कम 4500 पॉइंट की गिरावट हुई। चाइना के स्टॉक एक्सचेंज संघाई में कम से कम 1800 पॉइंट की गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ फ्लैट होके बुरी तरह से मार्केट क्रैश हो गई और वहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स के पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो 3 सितंबर के पास आते आते फिर से वही हालात हो गए। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में एक फिर से क्रैश आया, जिसका सीधा सीधा असर एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला। वहां पे 650 पॉइंट की जबरदस्त भारी भरकम गिरावट हुई। डॉ जोन्स में 1400 पॉइंट की गिरावट हुई और हमारा सेंसेक्स कम से कम 1500 पॉइंट की फिर से गिर गया। तो जैसे तैसे करके हमने मार्केट को रिकवर किया, तो ऊपर से एफआईआई का यहाँ पे एक खेल शुरू हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो है लिक्विडिटी का। देखो ये कम से कम मई से ये कंसर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है। देखो जो स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते हैं, वो लीप ईयर तक आते आते उनमें एक बड़े लेवल पे लिक्विडिटी हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक या तो गिरते हैं, अगर उनके फंडामेंटल मजबूत हुए तो वहां पे गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर रहेगी या काफी ज्यादा कम रहेगी, वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाएंगे। तो एक्सिस बैंक जो इस टाइम जिस लेवल से जूझ रहा है, जिस लेवल पे यहाँ पे परफॉर्मेंस रुकी हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस सेक्टर के ऊपर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनमें कुछ सेक्टर ऐसे थे जो सबसे जबरदस्त उन्होंने रिटर्न दिए, जैसे केमिकल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ग्रीन पावर सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर हो गया। ठीक है, इन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ वहां पे रिटर्न दिया है और आज के टाइम लीप ईयर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इन्हीं स्टॉक्स में है। कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो मार्केट में काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल गए, जहां पे लिक्विडिटी ना के बराबर है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स के सेक्टर हो गए, ज्वेलरी स्टॉक्स हो गए, या फूड से रिलेटेड हो गए, शुगर मिल्स वगैरह से रिलेटेड हो गए, टेक्सटाइल हो गए, सिरामिक्स हो गए। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर लिक्विडिटी काफी कम है और आज के टाइम जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ उड़ान भर रहे हैं वो यही स्टॉक्स है। तो देखो ये थी अब तक की एक्सिस बैंक की सारी अपडेट्स। इसी तरह की अपडेट से बने रहने के लिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी हम डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।